हेलो बच्चों। जैसा कि क्लास 10th के बोर्ड्स के एग्ज़ाम 21 को हैं, तो इसके रिगार्डिंग मैं कुछ फार्मूले बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं फार्मूलों का। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूले रिक्वायर्ड हैं और आपके लिए हेल्पफुल होंगे फॉर दी मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस मतलब फार्मूले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है? रियल नंबर। तो अगर आप फर्स्ट चैप्टर को कंसीडर कर रहे हो, जस्ट सपोज, तो आपका क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर्स। अब इसके रिगार्डिंग आपके पास कौन से फॉर्मूले रिक्वायर्ड हैं जो कि बोर्ड में जिनके क्वेश्चन आ सकते हैं? तो फर्स्ट फार्मूला जो होगा वो आप यूज़ कर सकते हो। कौन सा फार्मूला है? ये है आपके लिए यूक्लिड एल्गोरिदम। ओके, फर्स्ट फार्मूला आपके लिए है यूक्लिड एल्गोरिदम, जिसके अंडर में जैसे आप नॉर्मल डिवीज़न करते हो उसका यूज़ करना है। जैसे आप नॉर्मल डिवीज़न जब करते हो तो आपके पास क्या होता है? आपके पास होता है डिविडेंड विच इज़ ए, और डिवाइज़र विच इज़ बी, और क्वोशिएंट विच इज़ क्यू, और आपके पास जो लास्ट में बचता है वो है रिमाइंडर विच इज़ आर। ओके, तो इसका यूज़ करना है। और आपको पता होना चाहिए कि आपके पास क्या होगा, वेयर जो आपका ये जो रिमाइंडर होता है ये ऑलवेज आपका क्या होगा, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, बट ऑलवेज लेस देन होगा बी, यानी कि डिवाइज़र से। ओके, तो इस फार्मूले का यूज़ मेनली हम क्या करते हैं कि जब भी हमको एचसीएफ फाइंड करना होता है तो इस फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम एचसीएफ क्विकली फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट फार्मूला है आपके लिए जो कि आपको हेल्प करेगा बोर्ड्स में। ठीक है, तो ये फर्स्ट फार्मूला हुआ। इसी तरह से जो सेकंड फार्मूला है वो है आपके लिए कौन सा, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जस्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये एचसीएफ और एलसीएम भी इन्हीं दो नंबर का होगा। अब जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अगर आप ले रहे हो, जस्ट सपोज कि आपके पास क्या है कि एक नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो जब आप एचसीएफ कंसीडर करोगे तो जो एचसीएफ होगा वो आपका क्या होगा, ए और बी का होगा। और एलसीएम भी आपको क्या करना है, ए और बी का लेना है। ओके, तो इस फॉर्मूले पर भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके पास, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ओके, ठीक। अब आगे और बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि थर्ड जो फार्मूला हम इसमें लेते हैं और रिक्वायर्ड है आपको। देखिए इसके क्वेश्चन, इस थर्ड वाले कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है हर बार, तो आपके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि अगर आपके पास क्या है कि अगर अंडर रूट आपके पास कोई नंबर है, जस्ट सपोज कि ये नंबर ए है, तो ये नंबर क्या होगा, ये इर्रेशनल होगा। कब? इर्रेशनल होगा कब? ये नंबर अंडर रूट ए इरेशनल कब होगा? जब आपके पास क्या हो कि ए क्या है, प्राइम नंबर होगा। ओके, ये क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो यानी कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर आ रहा है तो इट मीन्स कि ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। तो जैसा कि पेपर में पूछा भी जाता है कि अंडर रूट, जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, तो अंडर रूट 3 को जैसे आपसे पूछा जाता है अंडर रूट 3 को इरेशनल प्रूव करिए,
तो देखिए प्रूविंग तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं जस्ट फॉर्मूले को बता रहा हूँ। तो ड्यूरिंग द प्रूविंग आपको क्या करना रहता है वो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फार्मूला वाइज, कि जैसे अंडर रूट ए इरेशनल होगा जहाँ पर ए आपका प्राइम नंबर होगा, और जब भी आप उसको प्रूव कर रहे होते हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि कंसीडर करना पड़ता है, क्या कंसीडर करना पड़ता है, एक रैशनल नंबर जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और q कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, जो वैल्यू हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है इसको जब भी हम अंडर रूट वाली वैल्यूज़ को इरेशनल प्रूव करते हैं तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है, और वो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा होता है कि ये जो आप रैशनल नंबर कंसिडर करते हो p बाई क्यू, तो ये जो रैशनल नंबर p बाई क्यू होता है, यहाँ पर p और जो q होता है दोनों ही कैसे होने चाहिए, को प्राइम। ठीक है ना, कैसे होने चाहिए, को प्राइम। अब देखिए को प्राइम वो नंबर होते हैं जो कि आपस में क्या होते हैं कि आपस में एक ही कॉमन डिवाइज़र रखते हैं जो कि है 1। यानी कि अगर आप देखोगे कि अगर आप p और q का HCF निकाल रहे हो, HCF ऑलवेज आपका क्या आएगा, 1। दोनों का HCF 1 ही आएगा, 1 के अलावा अगर कुछ आता है तो वो को प्राइम नहीं होंगे। जैसे कि मैं कुछ पेयर्स बता देता हूँ को प्राइम के, कि जैसे आपके पास 2 and 3 हो गया, ये को प्राइम पेयर हैं। जैसे इसको p लेट कर लिया और इसको q लेट कर लिया। ओके, तो जो आपका रैशनल नंबर बनेगा यहाँ पर क्या बनेगा, p बाई क्यू, जो कि आपके पास है 2/3। तो ऐसा, तो आप देखोगे 2 और 3 के बीच में कोई भी जो कॉमन फैक्टर है वो ओनली 1 है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है किसी भी प्राइम नंबर को अंडर रूट के अंदर अगर वो है इरेशनल प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अब इसमें छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, इसमें छोटे छोटे और भी कॉन्सेप्ट आते हैं, कि जैसे कि अगर हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, वो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, कि जब आप क्या करोगे, दो इरेशनल नंबर को ऐड करोगे तो इरेशनल मिलेगा, और दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो इरेशनल हो सकता है, और मे बी वो इरेशनल ना भी हो। देखिए मल्टीप्लाई में रैशनल और इरेशनल दोनों पॉसिबल है। ठीक है ना। और सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी वो इरेशनल होगा, और डिविजिबिलिटी में भी रैशनल और इरेशनल दोनों पॉसिबल है। ठीक है ना। तो कई बार 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि जब हम दो इरेशनल नंबर का सम करेंगे तो क्या वो इरेशनल होगा, तो ऑलवेज होगा। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। फिलहाल तो मैं आपको फार्मूले बता रहा हूँ, जो कि मैंने कुछ फार्मूले बता भी दिए हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और फार्मूलों को देखते हैं इसमें। अब जैसे कि अगर आप देखो कि ये तो रियल नंबर का हो गया, अब इस तरह से आगे आप बढ़ोगे तो आपके पास कौन सा चैप्टर, मतलब कौन सा नेक्स्ट चैप्टर है, तो वो नेक्स्ट चैप्टर है आपके पास पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड जो चैप्टर है वो पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में इस बार 2023 में आपके पास जो क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं वो नहीं आ रहे हैं पॉलिनोमियल में, ओनली जो आ रहा है वो आपके पास आ रहा है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो आपके पास जो इस बार आ रहा है वो है क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं इसमें, और इसके लिए भी कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं वो थोड़े से हम देख लेते हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल का मतलब होता है जब भी आपके पास कोई इक्वेशन है जिसके पास आपके पास क्या डिग्री आपके पास मोर देन 1 होता है, एज वेल एज उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं, तो ये पॉलिनोमियल होता है। और फिलहाल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो आपके पास कौन सा होता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये जनरल फॉर्म होता है, और ये एक पॉलिनोमियल px आप इसको ले सकते हो। ठीक है ना। तो जहाँ पर आपके पास a b c क्या होते हैं, यहाँ पर आपके पास जो a b एंड जो c है ये आपके पास कॉफिशिएंट होते हैं। ओके, तो ये आपके पास होते हैं कॉफिशिएंट्स। ठीक है ना। इन कॉफिशिएंट का ही यूज़ करना रहता है हमको। अब देखो कि जैसा कि आपसे पेपर में से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि अगर बोलता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका ग्राफ कैसा प्लॉट होगा, तो देखिए इन शॉर्ट आपको थोड़ा सा समझना है कि जब भी आपके पास क्या होता है कि
जैसे ये पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स है, तो जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है उसको हम क्या करते हैं, लेट करते हैं क्या, वाई। तो उसको हम लेट करते हैं वाई, और जो इक्वेशन है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। तो आप एक चीज़ याद रखो कि जब भी आपको कोई इक्वेशन दी गई है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें आपके पास क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे, एक मेन वेरिएबल होगा, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, जबकि वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। वाई डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है कि दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करना। जैसे कि वाई किसकी वैल्यू पर डिपेंड करता है, एक्स की, कि जब तक आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू यहाँ पे पुट नहीं करोगे तो y की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिलहाल इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो हमेशा याद रखिए y और x के टर्म में अगर आपके पास क्या है, कोई इक्वेशन दिया गया और जिसमें से आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर में है और y आपके पास पावर 1 है, तो इस केस पे इसका जो ग्राफ बनता है ऑलवेज कैसा बनेगा, इसके देखिए इसके दो इसके ग्राफ कुछ ऐसे पॉसिबल हैं, जैसे कि अगर आपका ये क्या है, y जो है प्लस का है और एक्स स्क्वायर भी देखिए प्लस का है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इस तरह का, ठीक है ना। और अगर ये ग्राफ कब होगा, मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ, y जब आपके पास ए एक्स स्क्वायर होगा, ऐसा कुछ, ठीक है ना। और सेकंड जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, उसका ग्राफ ऐसा बनेगा कि अगर आपके पास y जो है आपके पास माइनस का ए एक्स स्क्वायर है, अब देखिए यहाँ माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये इस डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा, ओके। ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में आपके पास चला जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आपके पास क्या है, दो और ग्राफ प्लॉट हो सकते हैं, सिंपल, और वो दो ग्राफ कौन से होंगे, ठीक है। तो वो जो दो ग्राफ होंगे वो आपके पास होंगे कैसे, कि अगर आपके पास ये जो वेरिएबल्स हैं आपस में इंटरचेंज हो जाएं, यानी कि ये आपके पास x आ जाता है और ये आपके पास आ जाता है क्या, ए वाई स्क्वायर, अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है ना। और अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आपके पास क्या होगा कि इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा बनेगा। ऑलवेज देखिए मैं यहाँ पे जो ग्राफ बना रहा हूँ आप बहुत ध्यान से देखो, जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ ये यहाँ पर क्या है, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है, ये जो वर्टिकल है ये वाई एक्सेस है। तो अगर आप जहाँ पे भी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस कट करते हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। मैं एक रफ सा ग्राफ बना रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी नहीं कि ऑलवेज ये जो ग्राफ है ओरिजिन से ही पास हो, वो आगे पीछे कहीं से भी पास हो सकता है। तो ये मैं एक रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, बताना चाहता हूँ कि इसका ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप दूसरे लास्ट वाले ग्राफ को देखोगे, तो लास्ट वाले ग्राफ को जब आप देखोगे तो आप देखते क्या हो कि इसमें आपके पास x की वैल्यू जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, माइनस का ए वाई स्क्वायर, ओके। तो इसका जो ग्राफ होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे बनेगा, ओके। तो आपसे ग्राफ नहीं पूछेगा, चांसेस कम है ग्राफ के पूछने के, बट हाँ इसका शेप पूछ सकता है कि इसका ग्राफ का शेप कैसा होगा। तो ये जो शेप बना है, इस शेप को जो बोला जाता है, इस शेप को बोला जाता है पैराबोला, ओके। इस शेप को बोला जाता है पैराबोला। तो आपसे इस शेप का नेम पूछ सकता है कि ग्राफ जो बनता है ये कैसा होगा, ये पैराबोला होगा, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ऑलवेज कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो ये पैराबोला होगा। और क्योंकि इससे रिलेटेड आपको देखिए कई बार दे देता है पेपर में कि एक ग्राफ बना बना के देता है और उसमें पूछता है कि इस ग्राफ में जो इक्वेशन है वो कैसी होगी, क्वाड्रेटिक होगी, लीनियर होगी, कैसी होगी, ठीक है ना। और इसके मतलब कितने सॉल्यूशन या ज़ीरोज़ होंगे। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो आपका वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है ना। तो अगर आप इसको इसको चेक करोगे तो हाईएस्ट इसका डिग्री जो होगा 2 होगा। तो अगर आप इसको 2 हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके ज़ीरोज़ कितने होंगे, इसके ज़ीरोज़ जो होंगे आपका इसके ज़ीरोज़ होंगे 2। तो जैसा ये आपका वेरिएबल की डिग्री होगी उतना ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं।
तो जैसे कि अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक है क्योंकि 2 इसकी पावर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर आपके पास इसके ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, तो इसके ज़ीरोज़ जो होंगे, ज़ीरोज़, और इसको रूट्स भी बोल सकते हैं, ये कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है ना। तो ऐसा होगा। अब देखिए जैसे कि पेपर में कभी कभी ग्राफ के लिए आ जाता है, तो जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो कि इस तरह का, और ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और एक ऐसा ग्राफ बनाकर वो देंगे जैसे कि ऐसा, इस तरह से। ठीक है। तो ऐसा ग्राफ वो बना के देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें x के कितने रूट्स हैं। ठीक है ना, x के कितने रूट्स हैं। अगर इक्वेशन आपके क्या है, x के फॉर्म में गिवन है, जस्ट सपोज कि y जो है वो आपको एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। एफ एक्स कोई भी क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक तो नहीं, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो x के कितने इसमें x के कितने सोल्यूशन या x के कितने रूट्स होंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो x एक्सिस है आप जो देख रहे हो x एक्सिस, ये जो कर्व है उस एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है उसको चेक करना है। देखो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, ए पॉइंट से, और ये जो एक्स एक्सिस को पहला कट कर रहा है बी पर, दूसरा कट कर रहा है सी पर, तीसरा कट कर रहा है डी पर। ओके, इसके अलावा कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स कि इसके कितने जीरोस या सॉल्यूशन होंगे, तो इसके जो जीरोस या सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसके कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि आप देख रहे हो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सेस पर 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर इसी तरह से उसका अपोजिट पूछ लेता है, अपोजिट में ये पूछता है कि इसके वाई के केस में कितने होंगे, तो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी कि एक्स इक्वल एफ वाई, और इस केस में अगर आप देखो ये ग्राफ वाई को कहाँ पर कट कर रहा है, ओनली एक पॉइंट पर कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट है ई। ठीक है, तो यानी कि एक पर कट कर रहा है, तो इसमें इसके सॉल्यूशन या जो जीरोस होंगे या रूट्स होंगे वो कितने होंगे, इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे ओनली 1। तो आपको इस तरह से 1 मार्क्स में इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन ऐसा दे सकता है। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और याद रखना है कि ये जो मैंने ग्राफ बनाया था पैराबोलिक, तो आप इसमें जो ये आप एंड पॉइंट देखते हो, जैसे कि ये है एंड पॉइंट, ठीक है ना, इसको वर्टेक्स बोलेंगे। अभी यहाँ पे तो ये 0 0 है, बट अगर ये ग्राफ क्या है, कहीं ऐसे ड्रॉ हो रहा हो इस तरह से, इस तरह से, तो उस पॉइंट पर ये वर्टेक्स होगा। तो इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होंगे, ये कभी पूछ ले तो आपको बताना है, -b/2a, कॉमा -d/4a, ये होता है। अब आप देखो b और a तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी होगी उससे कंपेयर करके आप निकाल ही लोगे, पर d यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पे जो d होता है इसको बोलते हैं, डी जो होता है ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको b² - 4ac आप लिखते हो। ठीक है ना, डी डी की प्लेस पर आपको क्या रखना है, b² - 4ac। तो आप इस डी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पॉलिनोमियल में, एक्चुअली जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो इनसे बनते हैं, और इसके अलावा भी और भी कुछ फॉर्मूले होंगे जो कि इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है, और वो कौन से होंगे वो देखिए नेक्स्ट हम बताता हूँ मैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास है पॉलिनोमियल से, पॉलिनोमियल के रिगार्डिंग कौन सा, कि अगर आपके पास ax² प्लस bx प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको। ठीक है, ये आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है, तो इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने बताया इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो आपका 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे या जीरोस होंगे। ठीक है, तो मैंने क्या ले लेना है, रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है ना, ये 2 रूट्स होंगे, अल्फा एंड बीटा कंसीडर करना है, और अल्फा और बीटा के लिए सम ऑफ जीरोस और रूट्स, इसका फॉर्मूला आपके पास होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस का b/a। ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आपके लिए होगा अल्फा इंटू बीटा, और ये होता है c/a।
ठीक है ना, प्लस का सी बाई ए। तो आप देखो यहाँ पर ए बी सी जो निकालोगे, ये जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है, एक्स का कॉफिशेंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, यहाँ से इसको कंपेयर करके निकाल लोगे, क्योंकि एक इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक दी होगी जिसको कंपेयर करके आपको ए बी सी यहाँ पर फाइंड करके रखना है। अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकालोगे तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि अगर आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। तो उसके लिए मैं फार्मूला बता देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी उसको मैं दिखा देता हूँ क्यू एक्स से। और इसके लिए मैंने फार्मूला पहले भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो एक इस फार्मूले पर बेस क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, तो इसको आपको रूट्स दे रखे होंगे या सम ऑफ ज़ीरोज़ या प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ आपको दिया होगा, बस आपको इस फार्मूले का यूज़ करके सीधे रखकर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। तो जो आइडेंटिटीज़ हैं जो कि क्लास 8 में होती थी, आइडेंटिटीज़, ठीक है ना, तो आइडेंटिटीज़ जो थी उनका यूज़ इस क्वेश्चन में काफ़ी होता है। तो कुछ उन आइडेंटिटीज़ को थोड़ा सा आपको रिकॉल करना पड़ेगा। जैसे कि जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, वो है आपके पास क्या, कि अगर आपके पास क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसका होल स्क्वायर है तो आपके पास आएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है ना, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 मार्क्स में। तो दैट्स वाई यहाँ पर ये पहला फार्मूला है जो इसके लिए पॉलिनोमियल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको मैं लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये हो गया सेकेंड फार्मूला। ठीक है, अब अगर आप क्या करो कि यहाँ पर अगर आप माइनस ले लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। और अगर आप यहाँ पे बीच में क्या कर रहे हो, माइनस ले रहे हो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, अगर आप माइनस ले रहे हो तो। ठीक है ना, और इसी से आपके पास क्या होगा, अगर आप इसको प्लस का कंसीडर करते हो तो आप देखो कि यहाँ पे जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसका फार्मूला क्या बनेगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। जब आप इसको प्लस ले रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, माइनस को अब यहाँ पे नेगलेक्ट करना है। तो जब आप इसको प्लस लोगे तो इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और ये जो 2 अल्फ़ा बीटा आपको दिख रहा है ये क्या होगा, लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा बीटा। तो आपको कई बार ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कंपेयर करने के लिए आता है, मतलब कंपेयर करने के लिए नहीं, सॉरी, फाइंड करने के लिए आता है। ठीक है ना, इस अल्फ़ा और बीटा की जगह कोई भी वेरिएबल हो सकता है हमेशा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि अल्फ़ा ही बीटा हो हमेशा। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है जिसका यूज़ होता है वो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब। तो अगर आप इसको देखते हो तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और प्लस 3 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा, ये आ जाता है। ओके, और इसी तरह से अगर आप इसके माइनस का फार्मूला लोगे तो ये आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का होल क्यूब, ये आ जाएगा अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस का 3 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा और माइनस का 3 बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, तो अगर आप माइनस का फार्मूला लेते हो तो आपके पास ये फार्मूला बनकर आपके पास तैयार हो जाता है। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट जो फार्मूला है कि अल्फ़ा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है अल्फ़ा माइनस बीटा और दूसरे ब्रैकेट में होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। सिमिलरली और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो फार्मूला होगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस का अल्फ़ा बीटा। ओके, तो अगर आप देखो
तो यहाँ पे अगर प्लस हुआ तो यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पे प्लस होता है, और अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस हो जाता है। फॉर्मूला इजी है लर्न के लिए, ठीक है ना, आप इजीली लर्न कर सकते हो इसको, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। पर इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं कई बार। इसके अलावा जो आपके पास जो इसके बाद की नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो है आपके पास कि जैसे कि मान लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एक और मैंने गामा ले लिया, ये गामा है, इसका होल स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फ़ा, ठीक है ना। तो ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है। और अगर वो यहाँ पर क्या कर देता है कि बीटा को माइनस कर देता है, गामा को माइनस कर देता है या अल्फ़ा को माइनस कर देता है, फॉर्मूला पूरा यही रहेगा। बस जहाँ पे भी माइनस कर रहा है आपको उसके अल्फ़ा बीटा गामा के साथ भी माइनस ले लेना है, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान देना है और इन आइडेंटिटीज़ को अच्छे से लर्न करना है और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपने लगा रखे हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है कल के लिए। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपके पास पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के बाद आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो नेक्स्ट जो होगा वो है आपके पास क्वाड्रेटिक ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। तो नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है उसको हमको देखना है। तो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास क्या होती है, आपको पता है ये ए एक्स स्क्वायर होता है प्लस बी एक्स होता है प्लस सी होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको मैं पी एक्स कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है ना, उसमें सबसे पहला फॉर्मूला जो बनता है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आपके पास क्या होता है, इस इक्वेशन के लिए जब आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे होगे, इस इक्वेशन के लिए जब आप x की वैल्यू फाइंड कर रहे होगे तो x जो होता है वो हो जाता है कितना, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ये जो d होगा और अपॉन में क्या होगा 2a, ठीक है ना, अपॉन में क्या होता है 2a। तो यहाँ से आप इस फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी होगी उसके रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो ये जो d होगा इसको मैं अलग से बता देता हूँ कि सिंस जो d होता है ये होता है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट और ये होता है आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है ना। तो जो डिस्क्रिमिनेंट होता है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आता है और वो क्या होता है, इससे रिलेटेड फाइंडिंग अननोन वैल्यूज, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अननोन वैल्यू को फाइंड करना आता है। और इससे रिलेटेड वो पूछता है कि जो रूट्स आ रहे हैं क्वाड्रेटिक के वो रियल हैं या फिर इक्वल हैं, ये सब क्वेश्चंस पूछता है। और साथ में इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ हम रूट्स को फाइंड करने में कर सकते हैं। देखो रूट्स को फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करते हैं, या तो हम स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करेंगे, स्प्लिटिंग मेथड का जैसे यूज़ करते हैं तो वो डायरेक्टली आ जाता है। अगर समटाइम्स क्या होता है कि आप बहुत फैक्टर नहीं ढूंढ पा रहे हो, फाइंड नहीं कर पा रहे हो फैक्टर्स, तो आप क्या करो, इस क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करो और वहाँ से सारी वैल्यूज़ उठा के कंपेयर करके ए बी सी निकाल कर इस इक्वेशन में रख दो और आपके पास एक्स आ जाएगा, यानी कि जो क्वाड्रेटिक के दो दो रूट्स होंगे वो दोनों आ जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट डी है उसके लिए अपनी एक कंडीशन होती है कि अगर आपके पास क्या है डी, जब सपोज डी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो रूट्स या जीरोज हैं वो कैसे होते हैं, रूट्स आर रियल, ठीक है ना, रियल है एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट। अब देखो रियल का मतलब तो समझ में आता ही है, ठीक है ना।
रियल रियल हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x की दो वैल्यूज़ आएंगी, x की दो वैल्यूज़ जो आएंगी, यानी कि एक को अल्फ़ा मानो और दूसरे को बीटा मानो, तो ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन बताता है ये डिस्टिंक्ट है। ये कैसा है? डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो जो दूसरी कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन होती है आपके पास क्या, कि d इक्वल्स 0, जिस पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जिसमें वो ये बोलता है कि जो रूट्स हैं, रूट्स आर रियल एंड क्या बताता है? इक्वल। ठीक है ना, तो ये रियल एंड इक्वल बताता है, तो इस पर बेस सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपके पास क्या होते हैं कि रूट्स जो होंगे दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा ये आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट होता है जो कि होगा डी इज लेस देन 0, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, रूट्स जो होंगे आर वर्चुअल, आर इमेजिनरी। ठीक है ना, तो इसके जो रूट्स होंगे इमेजनरी, और ये क्वेश्चन कम ही आता है, इसका क्वेश्चन सबसे कम आता है। तो फर्स्ट ए एंड बी का जो क्वेश्चन होगा आपके पास बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, और इसमें फाइंडिंग ऑफ के होता है, और फैक्टराइजेशन भी आपके पास आ जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं क्वाड्रेटिक के, जिसको आपको सॉल्व करना पड़ सकता है। पर क्वाड्रेटिक का जो मोस्टली जो स्प्लिटिंग वाला या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो आपको सॉल्व करना होगा वो वेरिएबल वाले ही क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको एक्स की दो वैल्यूज़ फाइंड करनी पड़ती है आफ्टर सॉल्विंग, चाहे वो आप स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, जो भी आपको इजी लगता है। बट अगर क्वेश्चन में उसने बोल दिया है कि फैक्टराइजेशन करना है क्वाड्रेटिक से, तो आपको क्वाड्रेटिक ही यूज़ करना होगा, उसके अलावा आप स्प्लिटिंग यूज़ नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये आपके पास नेक्स्ट चैप्टर जो था क्वाड्रेटिक, उसके फार्मूले हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं जो कि है आपका एपी। देखिए एपी में क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है चैप्टर है वो है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसको इन शॉर्ट एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपके पास जो फॉर्मूले बनते हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएंगे, वो आपके पास कौन से हैं वो देखिए। जैसे कि सबसे पहला तो आपके पास जो फार्मूला बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसका क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, तो आपको याद रखना है कि अर्थमेटिक एपी जो होगा आपका होता है, जैसे कि आपका फर्स्ट टर्म A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, इस तरह से कितने टर्म है? AN टर्म है, ये AP है। AN टर्म है जिसमें से फर्स्ट टर्म आपका A1 है, जिसको कि हम A भी कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है डी। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस होता है डी, और ये जो डी होता है ये होता है आपका सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर इक्वल ले सकते हो इसको थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, या फिर आप ले सकते हो क्या, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, कोई भी टर्म यहाँ यूज़ कर सकते हो, और इसमें लास्ट टर्म होगा an-1 टर्म। ठीक है ना, तो इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस थ्री वो दिए रहते हैं, एपी के टर्म्स दिए रहते हैं, और उसमें इसका यूज़ करके आपको ए या डी फाइंड करना होता है। ठीक है ना, तो ये आपका पहला फार्मूला है। ठीक है ना, जो नेक्स्ट फार्मूला है वो होगा आपके पास क्या, nth टर्म, उसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है ना, तो nth टर्म में आपके पास क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको आप an से दिखाते हो, और इसमें आपके पास क्या होता है कि फर्स्ट टर्म a होता है,
और जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स उस AP सीरीज़ में दिए हैं वो, और कॉमन डिफरेंस। ये तो बहुत बेसिक फार्मूला है, आप लोग को पता ही होगा, इसमें कुछ नया नहीं है। तो nth टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, लास्ट टर्म, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और इसको L से भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो जब भी पेपर में आपसे लास्ट टर्म या nth टर्म पूछता है तो आपको समझ जाना है कि ये L है, ठीक है ना। अब इसके बाद थर्ड जो होता है, एक क्वेश्चन पूछता है वो पेपर में कि कौन सा AP आपको गिवन होता है और उसमें आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। तो कौन सा टर्म नेगेटिव होगा उसके लिए आपको कंडीशन क्या होगा, कंडीशन क्या यूज़ करना है, नेगेटिव टर्म्स, ठीक है ना। नेगेटिव टर्म्स को फाइंड करने के लिए आपके पास जो nth टर्म होगा an, इसको ऑलवेज लेस देन लेना होगा 0 से। तो अगर आप जैसे ही ऑलवेज लेस देन इसको 0 के लोगे और यहाँ से सब कुछ आपको दिया होता है, बस आपको n फाइंड करना होता है। और अगर आपके पास n जो आ रहा होगा 12 13 समथिंग कुछ भी आ रहा होगा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, सॉरी, तो इस इक्वेशन को an को सॉल्व करते हुए n आपका जो भी आ रहा होगा, n आपका जो भी आ रहा होगा, तो वो आपका हो जाता है नेगेटिव टर्म। आप इसको सॉल्व करोगे, an की जगह ये फार्मूला रखोगे a + n-1d, और इसको जब सॉल्व करोगे तो n जब भी जो भी आएगा वही आपका नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये नेक्स्ट फार्मूला था। इसके बाद जो इसके बाद वाला फार्मूला है वो है आपका nth टर्म फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। तो अगर कोई AP सीरीज़ दी गई है तो उसके एंड से nth टर्म कितना होगा। जैसे कि मैंने फर्स्ट AP सीरीज़ अभी आपको ऊपर देखो बना के दिखाया था, तो इसमें एंड टर्म कौन सा है, an है। तो यहाँ से उल्टा अगर आप वो देख रहे हो कि एंड से अगर आप इधर आ रहे हो तो आपको बताना है कि कौन सा टर्म होगा, वो बता देगा कि कौन सा टर्म आपको फाइंड करना है। जैसे बोलेगा 9th टर्म फ्रॉम दी एंड, बोल देगा 9th टर्म फ्रॉम दी एंड बताइए। तो इसके लिए आप या तो सीरीज़ को उल्टा करके लिख दो, सीधा है ना, कि इस सीरीज़ को जैसे ये दिया है a1 a2 करके, तो आप इसको रिवर्स कर दो, an फिर an-1 an-2 करके कर दो, या फिर एक सीधा फार्मूला ये सीधे सीरीज़ के लिए ही हो जाएगा। और वो फार्मूला कुछ होता है कि लास्ट टर्म L और यहाँ पर माइनस और n-1d, आप सीधे ये फार्मूला लगा दो, तब भी आपके पास वो पॉइंट आ जाएगा जो वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये हुआ इसके बाद का फार्मूला। और इसके बाद जो सबसे लास्ट में जो फार्मूला आता है वो आपके पास क्या होगा, वो है सम ऑफ एन टर्म। तो सम क्या होता है एन टर्म्स का, सम ऑफ एन टर्म्स, इसके लिए फार्मूला होता है Sn, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके पास आता है n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n-1d। ये फार्मूला यूज़ करोगे जब भी आपको क्या दिया होगा, सम दिया होगा, ओके। जब भी आपको क्या दिया होगा, सम। अगर आपको सम दिया गया तो ये फार्मूला आप यूज़ करिए और आपके पास आंसर आ जाएगा, ओके। तो इसके अलावा आपके पास 2 पॉइंट और मैं बता देता हूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि 3 और 4 consecutive AP नंबर, ठीक है ना, AP नंबर्स आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ भी रखा होगा। तो जो 3 नंबर की बात करता है क्वेश्चन में, तो आपको कौन से 3 नंबर लेने हैं, a-d फर्स्ट हो गया, और a हो गया सेकेंड, फिर हो गया a+d, ठीक है ना। तो वैसे तो मोस्टली इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको ऐसे क्या क्या करना है कि ये नंबर आपको यहाँ पर पिक करने होंगे, ठीक है ना। तो इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ। फिलहाल आप इतना पहले उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, ओके। थैंक यू।